हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम दुबे और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शुभम की पाठशाला में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और इसे ही हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में कहा जाए तो इसे सॉम या मॉस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो पहले अगर हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करें तो ये क्या होता है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन रिजिड बॉडी। ठीक है, क्या बोलता है कि जब हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होगा, अगर कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, कोई मान लीजिए रिजिड बॉडी है कुछ इस तरीके का, इसमें हम लोगों ने क्या किया, फोर्स लगाया। ठीक है, अब ये रिजिड बॉडी है, इसमें हम लोगों ने फोर्स लगाया, तो इसके कारण क्या आएगा, इसमें वेलोसिटी और उसके कारण एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें जनरेट होंगी। ठीक है, तो जब हम रिजिड बॉडी की स्टडी करते हैं वो हम लोग किस में करते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करूं तो ये क्या बोलता है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई डिफॉर्मेबल बॉडी है, ठीक है, उसमें अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं, अब उस फोर्स के कारण उस बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट आता है उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो हम लोग किसके अंडर स्टडी करते हैं, वो हम लोग मॉस के अंडर स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम लोग क्यों ईएम पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और क्यों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ये बेसिक डिफरेंस था उन दोनों में। ओके, तो देखिए टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो वो है स्ट्रेस। ओके, तो देखिए स्ट्रेस का फॉर्मूला या हम लोग कहें स्ट्रेस का डेफिनेशन अगर हम लोग देखें, बेसिक डेफिनेशन स्ट्रेस का, तो वो क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, देखिए हम लोग अधिकतर क्या पढ़ते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है, वाइवा वगैरह में भी आप लोगों से बहुत बार पूछा गया होगा कि स्ट्रेस क्या होता है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। नहीं, अगर इसका एक्चुअल डेफिनेशन हम लोग देखें ना, तो इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये एरिया भी कौन सा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, एरिया कौन सा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, जैसे ये कोई इस तरीके का ब्लॉक है, ठीक है, कोई इस तरीके का अगर ब्लॉक है तो ये वाला जो एरिया होगा ये इसका क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, B इंटू डी वाला। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा। अब देखिए, अब इस स्ट्रेस को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा या F से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके, तो आप लोग समझ गए क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, और ये क्या बोल रहे हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। इसे मैं और अच्छे से अभी एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा। अब हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से अगर फॉर्मूले में रखें तो क्या आ जाएगा, ये R बाई ए। आर क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, और ए क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हम इससे जनरली और क्या लिख सकते हैं, P बाई ए। P क्या होगा हमारा, P हो जाएगा अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, और ए क्या होगा हमारा, ए होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोगों के मन में एक सवाल आना चाहिए, ठीक है, कि ये जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है और ये अप्लाइड फोर्स है, ये दोनों इक्वल कैसे हो गए, है ना। आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि ये इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स और ये अप्लाइड फोर्स दोनों एक कैसे हो गए, कैसे हम P बाई ए और R बाई ए लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, फोर्स लगाया, टेंसाइल फोर्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये बॉडी है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ से खींच रहा हूँ। ठीक है, जब मैं इसको दोनों तरफ से खींचूंगा तो कुछ इस तरीके का ये यहाँ पर, ये यहाँ से ब्रेक होने की कोशिश करेगा, है ना। अब यहाँ पर इसका कुछ एक इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स भी लगेगा। ठीक है, ये देखिए, ये बॉडी को मैंने खींचा, जब मैं तोड़ के देखूँ इस बॉडी को, तो इस बॉडी के अंदर भी कुछ रेजिस्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, ये रेजिस्टिव फोर्स क्या कहलाया, R, और ये क्या था, P। ठीक है, ध्यान से समझिए, एक बॉडी है, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, टेंसाइल फोर्स लगाया दोनों साइड से, मैं इसे दोनों साइड से खींच रहा हूँ इस बॉडी को, तो कुछ तो इसमें होगा जो कुछ तो फोर्स इसमें जनरेट होगा जो इसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, इस फोर्स को, उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखना है कि
ये दोनों बराबर कैसे हो गए, पी को मैं आर के इक्वल कैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब सब देखिए, हम लोग जानते हैं मैकेनिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पढ़ा है। ठीक है, अभी ये क्या होता है हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन। कौन कौन से इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम लोग जानते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मोमेंट इन एक्स वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, ये हमारे इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं। ठीक है, 2D स्ट्रक्चर में क्या लगता है हमारा 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगते हैं। ठीक है, हम लोगों ने स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, है ना, इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज़ कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि जो बॉडी है हमारा वो स्टैटिक कंडीशन में है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज़ कर सकता हूँ। अब देखिए हम लोग, ये बेसिक सा चीज़ है, हम सभी जानते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स अगर मैं इसमें लगाऊंगा, इस वाले बॉडी पे अगर मैं समेशन ऑफ एफ एक्स लगाता हूँ तो मतलब क्या हो जाता है, ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, अगर मैं इससे कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाले पार्ट को अगर मैं कंसीडर कर लेता हूँ, अब हमें पता है कि इस तरीके का पोल होता है, तो एक्स डायरेक्शन में ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ठीक है, इसमें ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो ये देखिए आर किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव, तो लीजिए प्लस आर लिख लेता हूँ। पी किधर जा रहा है, माइनस, तो माइनस पी लिख लेता हूँ इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ इसे तो क्या आ जाता है, आर इज इक्वल टू पी। तो यहाँ से मुझे इक्विलिब्रियम इक्वेशन से मुझे क्या पता चला कि हमारा जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, मतलब जितना मैं फोर्स इसे खींचने के लिए लगाऊंगा उतना ही बॉडी में क्या आएगा, रेजिस्टिव फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, जितने फोर्स से मैं इसे खींचूंगा उतने ही फोर्स से बॉडी क्या करेगा, उसे रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस कारण मैं क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रेस इज इक्वल टू पी बाई ए। ठीक है, समझ में आया ये चीज़, क्लियर हुआ कि कैसे हम लोग स्ट्रेस को P बाई ए लिखते हैं। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है स्ट्रेस का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया कौन सा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ठीक है, और कैसे इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स और अप्लाइड फोर्स बराबर हुए, समझ में आया। इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके हम लोगों ने पता लगाया। ठीक है, जितना मैं बॉडी पे फोर्स लगाऊंगा, अप्लाइड फोर्स लगाऊंगा, उतना ही बॉडी उतने फोर्स को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझने की कोशिश कीजिएगा कि जितना प्रेशर इंक्रीज होगा उतना ही स्ट्रेस इंक्रीज होगा, और जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होगा स्ट्रेस डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होगा तो स्ट्रेस क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर इंक्रीज होगा तो स्ट्रेस डिक्रीज होगा, और अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो स्ट्रेस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा स्ट्रेस भी इंक्रीज होता जाएगा। अब देखिए बहुत से केसेस में क्या होता है, जब हमें क्वेश्चन मिलता है तो यूनिट में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यूनिट के कन्वर्जन में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए यूनिट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, स्ट्रेस का यूनिट होता है सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा, हम क्या स्ट्रेस को हम क्या लिखते हैं, पी बाई ए। पी क्या है, फोर्स, इसे हम न्यूटन से करते हैं। ठीक है, ए क्या है, मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम लोग मिला दें तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल। क्या कहते हैं, पास्कल। तो स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल। अब देखिए बहुत बार ना कंफ्यूजन होता है लोगों को कि मेगा पास्कल में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, और उसे गीगा पास्कल में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, न्यूटन ये फोर्स है। ठीक है, फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स को हम लोग लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका क्या होगा यूनिट, मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशनल में इसे हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होगा, ML/T-2। ठीक है, अब अगर इस पूरे का मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला ML/T-2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ L स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा ML-1T-2।
2। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ml-1 t-2। ठीक है, ये तो था एक इन्फॉर्मेटरी चीज़ था। ठीक है, अब देखिए कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेंगे ना तो आपको कभी भी कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, 1 किलो कितना होता है, 1 किलो बराबर होता है 10⁻3। इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। मेगा क्या होता है, एम से डिनोट करते हैं। मेगा इज इक्वल टू होता है 10⁻6। ठीक है, गीगा को हम लोग जी से डिनोट करते हैं और गीगा क्या होता है 10⁹। अब देखिए इसे ध्यान से समझिएगा। 1 पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस पास्कल को मुझे मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूंगा, ये देखिए 1 मेगा पास्कल कितना हो जाएगा, मेगा पास्कल। अभी मैंने बताया मेगा में हम लोग क्या रखते हैं 10⁶, तो यहाँ पर रख दीजिए 10⁶। ओके, और पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मैंने रख दिया। अब इस मीटर को मैं mm में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो 1 मेगा पास्कल, इसको मैं क्या किया, यहाँ 10⁶ आ गया है न्यूटन। अब इस मीटर को मैं क्या किया, mm में कन्वर्ट किया, तो 1 मीटर बराबर मुझे पता है 10⁻³ mm होता है, उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 10⁶, यहाँ पर न्यूटन पर 10⁶, ये देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा तो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा mm स्क्वायर, ये 10⁶, और यहाँ पर जो 10⁶ था ये दोनों कट गया, तो 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू कितना होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको एकदम अच्छे से याद रखेंगे। समझ में आया आप लोगों को कैसे हम लोगों ने किया, ध्यान से समझिएगा कैसे हम लोगों ने किया। एक पास्कल कितना होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मुझे पता है मेगा इज इक्वल टू कितना होता है, अब इस पास्कल को मुझे मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो मेगा कितना होता है 10⁶, पास्कल को मैंने क्या रख दिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब मैं इस मीटर को, ये वाला जो मीटर है, इस मीटर को मैंने क्या किया mm में कन्वर्ट करना चाहा, तो क्या आ जाएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ mm होता है, मैंने रखा। जब इसे सॉल्व किया तो कितना है, यहाँ पर नीचे में 10⁶, दोनों को कट कर दिया, तो 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू कितना आ गया, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम लोग गीगा पास्कल को जब सॉल्व करेंगे तो 1 गीगा पास्कल कितना हो जाता है, 1 गीगा पास्कल। सेम इसी तरीके से हम लोग अगर सॉल्व करें तो 1 गीगा पास्कल कितना होता है 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁻³ मेगा पास्कल। ठीक है, 10⁻³ मेगा पास्कल, और क्या होता है 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब 10⁹ पास्कल। समझ में आया, 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁻³ मेगा पास्कल। ये क्या होता है, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेगा पास्कल, और 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। तो क्लियर हुआ आप लोगों को, ये स्ट्रेस का टॉपिक यहाँ पर आपको समझ में आया। हम लोगों ने आज की इस वीडियो में क्या क्या देखा, पहले तो देखा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मॉस में डिफरेंस क्या होता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग रिजिड बॉडी की स्टडी करते हैं, ठीक है, और सॉम में हम लोग क्या करते हैं, मॉस में हम लोग क्या करते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें डिफॉर्मेबल बॉडी, इसमें रिजिड बॉडी की, ये डिफरेंस होता है बेसिक, ये हमें पता होना चाहिए। स्ट्रेस हम लोगों ने देखा, स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। किससे डिनोट करते हैं हम लोग इसे, सिग्मा और एफ से। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने जाना कि अप्लाइड फोर्स और इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स कैसे इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक बॉडी पे मैंने टेंसाइल फोर्स लगाया, तो जितना फोर्स मैंने लगाया उतना ही उसके अंदर क्या होता है, रेजिस्टिव फोर्स जनरेट होता है, उतने ही फोर्स से वो उसे रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशन की मदद से मैंने जाना कि R इज इक्वल टू P, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। फिर मैंने देखा कि जितना मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ उतना ही स्ट्रेस बढ़ता है, और जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है हमारा स्ट्रेस कम होते जाता है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, स्ट्रेस का यूनिट देखा, क्या होता है स्ट्रेस का यूनिट, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका हम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूला भी देखा, है ना। फिर हम लोगों ने जाना कि कैसे हम लोग 1 पास्कल को मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और 1 गीगा पास्कल को कैसे हम लोग मेगा पास्कल और
पास्कल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें हम लोगों ने देखी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में यहाँ तक का हम लोग टॉपिक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेसेस, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस, इनडायरेक्ट स्ट्रेस, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके से मैं सारे लेक्चर वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। पूरा मॉस हम लोग कवर करने वाले हैं। जो जो टॉपिक मॉस में हैं, आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे एकदम डिटेल में, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। और स्ट्रक्चर एनालिसिस के वीडियो, लेक्चर वीडियो डले हुए हैं, ठीक है। और गुप्ता एंड गुप्ता का जो सॉल्यूशन है वो भी डला हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, ओके। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। सारे जितने भी मॉस में जितने टॉपिक हैं, मैं सारे टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में। थैंक यू।